वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 52 है। यूपीपीसीएस की ये डेली सीरीज चल रही है और 51 टेस्ट इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 52 तक पहुँच सकते हैं। देखिए, इन सभी डेली प्रैक्टिस टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, चल रही है हमारी टेलीग्राम पर, और ये नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या नीति आयोग? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक और पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के विकसित किया गया और प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रकाशित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? भारत भारती 2021 के सम्मान से डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 2 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कार की घोषणा की गई और संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से विद्वानों के नामों का चयन किया गया। संस्थान का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। ठीक है, रमानाथ त्रिपाठी है, रामनाथ नहीं है। भारत भारती सम्मान के तहत दी जाने वाली जो सम्मान राशि है वो है 8 लाख रुपए। शून्य अभियान पहल है नीति आयोग की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की या RMI इंडिया की? किसकी? शून्य अभियान नीति आयोग की पहल है, लेकिन एक से अधिक उत्तर हमको देना है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट भी है इसमें शामिल। ठीक है, RMI इंडिया भी है और इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं है। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अभी हाल ही में नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट तथा RMI इंडिया द्वारा शून्य अभियान शुरू किया गया है और यह उपभोक्ताओं और उद्योग के एक साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने की एक पहल है। इस अभियान का उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वाहनों की डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता पैदा करना। शून्य प्रदूषण वाहन, ठीक है, कौन से वाहन? इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है, ना डीजल यूज़ होगा ना पेट्रोल। वर्ष 1982 में स्थापित RMI एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। चौथा प्रश्न है, आर्सेनिक से रिलेट करते हुए 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। आर्सेनिक एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है। यह अपने अकार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है। बिल्कुल, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गए, लेड हो गए, ये सब विषैली धातुएं हैं, भारी धातुएं हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आर्सेनिक एक गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है जो व्यापक रूप से पृथ्वी की भूपर्पटी पर विस्तृत है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह अनेक देशों की भूपर्पटी और भूजल में प्राकृतिक रूप से उच्च मात्रा में पाया जाता है। अपने अकार्बनिक रूप से यह अत्यधिक विषैला होता है। तो दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बारदौली सत्याग्रह का कारण था प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि करना, प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करना, प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों की जमीनों को हड़प लेना या प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में 50% की वृद्धि करना। बारदौली सत्याग्रह का कारण था प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि करना। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए प्रमुख किसान आंदोलन बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस सत्याग्रह का कारण प्रांतीय सरकार के द्वारा किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि करना था। और इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। तो पूरा पड़ गया इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। एपिको आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट है। बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एपिको आंदोलन भारत में जाति आधारित आंदोलन है। यह आंदोलन उत्तर भारत में हुआ और इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय पांडुरंग हेगड़े को जाता है। कौन सा करेक्ट है? एपिको आंदोलन जाति आधारित आंदोलन नहीं है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दक्षिण भारत में हुआ था ये, तो उत्तर भारत को हटा दीजिए। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था, तो तीसरा वाला सही है केवल। तो एपिको आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलन, न कि जाति आधारित आंदोलन। दक्षिण भारत में हुआ था ये, उत्तर भारत में नहीं। और चिपको आंदोलन जो था वो उत्तर भारत में हुआ था, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उसी के समान जो है एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में केंद्रित था और इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है पांडुरंग हेगड़े को जाता है। एपिको आंदोलन की बात करें तो भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलनों में से एक है ये। और यह आंदोलन पश्चिमी घाटों में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ। और इस आंदोलन द्वारा पूरे पश्चिमी घाट में ग्रामीणों के वाणिज्यिक और औद्योगिक हितों के लिए उनके द्वारा किए जा रहे जंगलों के दोहन के कारण उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता पैदा की गई, जो उनकी जीविका का मुख्य स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है, यानी इंटर स्टेट काउंसिल। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इसका उत्तर है 263। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रशासनिक अधिकरण वो किस में, वो 323 है। इसमें बहुत पूछा जाता है इसको भी और इसको भी एग्जाम में, पीसीएस में। तो अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने हेतु एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी। हर स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, इस सिफारिश के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 मई 1990 को जारी आदेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। और इसकी पहली बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, उसी साल में, लेकिन अक्टूबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 84 में राज्य की संरचना का वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद 80 में संसद सदस्यों हेतु अहर्ताएँ निर्धारित की गई हैं। दोनों गलत हैं ये। ठीक है, अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों हेतु अहर्ताएँ निर्धारित की गई हैं और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का विवरण दिया गया है। उल्टा फुल्टा लिख रखा है, डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों से मिलकर होगा, जिनमें 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। अनुच्छेद 84 में संसदीय सदस्यों की योग्यताओं या अर्हताओं का निर्धारण किया गया है और इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य यानी पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है। और किन किन चीज़ों से बनेगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उसकी मिनिमम आयु है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो वो। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? वुमेन डे की बात नहीं हो रही है, इसलिए 8 मार्च इसका उत्तर नहीं है। हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूएन विमेन संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु समर्पित है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। पूंजीगत लाभ कर के अंतर्गत शामिल है विरासत में मिली संपत्ति, शेयर मार्केट जिनमें प्रतिवर्ष वृद्धि होती है,
और अचल संपत्ति का विक्रय। देखिए पूंजीगत लाभ कर में स्टॉक मार्केट ये सब जो है शामिल नहीं होता, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है, ठीक है, या नीचे जाते हैं ये। और विरासत में मिली संपत्ति भी इसमें शामिल नहीं है। अचल संपत्ति का विक्रय शामिल है इसमें, केवल तीसरा। तो सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स, तो पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार का हो सकता है, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर। जो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर है, यह कर जो है उन संपत्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें 1 साल से कम समयावधि के लिए रखा जाता है और इस पर सामान्य आयकर की दरें ही लागू होती हैं। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की बात करें तो यह कर उन परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है जिन्हें 1 साल या उससे अधिक समयावधि के लिए रखा जाता है और इसके लिए 0% की दर है, 15% की दर है और 20% की दर है। देखिए पूंजीगत लाभ कर के बारे में देखें तो किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से हमें जो भी लाभ होता है उसे पूंजीगत लाभ कहा जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, देखिए इसलिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय के रूप में कर देना होता है, जिसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है। यह केवल पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, आभूषण आदि पर लागू होता है। जिन निवेशों का विक्रय नहीं हुआ है उन पर यह कर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक में जो शेयर है उनके मूल्य में जो है हर साल वृद्धि होती है, उन पर पूंजीगत लाभ कर, ठीक है, नहीं लगाया जाता जब तक कि उनका जो है विक्रय ना हो। विरासत में मिली संपत्ति पर भी पूंजीगत लाभ कर लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की विक्रय संबंधी गतिविधियां शामिल नहीं होती, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 11वां प्रश्न है, नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कई बार सीरीज में देखा होगा ये प्रश्न आपने, मध्य प्रदेश में है, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपानगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 3 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने की कौन सा का सही है। जो डांसिंग डियर है, डांसिंग डियर संगाई हिरण का एक लोकप्रिय नाम है। यह केवल केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। ये केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, अधिकतर गलत होते हैं, हमेशा नहीं होते। डांसिंग डियर जिसको संगाई हिरण भी कहते हैं, सही है ये बात, ठीक है। केवल केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में नहीं है, मणिपुर में है। तो थर्ड को करिए एलिमिनेट, केवल 20 का आंसर हो जाएगा, 1 और 2। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मेघालय में नहीं है, मणिपुर में है। और जो डांसिंग डियर है वो संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम है। संगाई हिरण केवल मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है संकटग्रस्त बारहसिंगा का प्राकृतिक आवास है और यह दुनिया का, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और लोकटक झील पर स्थित है। ये केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले संगाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक आवास है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है क्षेत्र, यह है राज्य। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, साइलेंट वैली केरल में, रानी झांसी समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान लक्षद्वीप। देखिए वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी उत्तराखंड में सही है। साइलेंट वैली केरल में सही है, शांत घाटी इसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट में। रानी झांसी समुद्री उद्यान जो है अंडमान निकोबार सही है और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये लक्षद्वीप में ना होकर गुजरात में। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर हो गई उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, साइलेंट वैली केरल में, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ठीक है, और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया गुजरात में, न कि लक्षद्वीप। अगाती लैगून कहाँ स्थित है? अगाती लैगून, अगाती है लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप के ऊपर ब्लॉग में अगर आपने यूट्यूब में वीडियो देखी होगी तो अगाती का नाम सुना होगा। तो अगाती लक्षद्वीप में सबसे खूबसूरत लैगून में से एक है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम है 1 लाख द्वीप।
नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध रजा पुस्तकालय स्थित है? रामपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, फैजाबाद में। जिसका बदला हुआ नया नाम है अयोध्या, ये रामपुर में है। तो रजा पुस्तकालय उर्दू में इसका नाम है रामपुर रजा किताब खाना। उत्तर प्रदेश, रामपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक विरासत का एक भंडार है और इसमें स्थापित ज्ञान का एक खजाना घर है। देखिए यहाँ पिछले दशकों की 18वीं सदी और रामपुर के लगातार नवाबों के द्वारा निर्मित वस्तुओं का संग्रह है जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है। 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच करने के लिए पूछा पीसीएस की परीक्षाओं में। 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। तो देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 1986 को। पश्चिम बंगाल में स्थित भारत भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एलिमिनेट करें। मैथिली शरण गुप्त इसका उत्तर नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं है। बाल गंगाधर तिलक भी नहीं है। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगण मन वाले। तो वर्ष 1921 में गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है इनको। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और मई 1951 में पार्लियामेंट के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्र महत्व का स्थान जो है घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। यह ज्योग्राफी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, यानी 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यहाँ से शुरू कर लो, त्रिपुरा से। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम पूरा यहाँ तक और मेघालय। ठीक है, सिक्किम नहीं है, सिक्किम अलग है इनसे, इनका भाई कहलाता है सिक्किम। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्यों के समूह से संबंधित है, लेकिन 7 बहनों के राज्य से संबंध नहीं रखता वो। सिक्किम को 7 बहन राज्यों का एकमात्र भाई कहा जाता है। 7 बहनों के राज्य का कुल क्षेत्रफल देखें तो 2,55,511 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों की कुल जो जनसंख्या है वो 44.98 मिलियन है, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 3.7% है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इतनी है और एरिया है इतना। और 1972 में ज्योति प्रसाद साइका के द्वारा 7 बहनों की भूमि शब्द को गढ़ा गया था। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए कहा जाता है। एक हवाई अड्डा है पाक्योंग हवाई अड्डा, कहाँ पर स्थित है? पाक्योंग हवाई अड्डा असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। पाक्योंग हवाई अड्डा वहीं है जहाँ पर है कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी सिक्किम में। तो देखिए यह सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है पाक्योंग हवाई अड्डा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा है? अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट हवाई अड्डा। नागालैंड में कौन सा है? दीमापुर हवाई अड्डा। और असम में कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पाक्योंग हो गया सिक्किम में। तो इनको याद रखिए, कभी कभार मैच करने के लिए पूछ ले तो पूछ ले। तो 20 प्रश्न थे ये मिश्रित, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। हर टेस्ट की प्रैक्टिस किया कीजिए जो भी अपलोड होता है डेली। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो PDF हम प्रोवाइड करेंगे वो एग्ज़ाम तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, छोटा सा अमाउंट उसके के लिए रखा है हमने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। धन्यवाद।